नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 22, जिसका नाम है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। साथियों, सरफेसी एक्ट 2002 के आने से पहले जब भी कोई बोरोवर अपने लोन अकाउंट में डिफ़ॉल्ट करता था, उस केस में अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक के पास अगर कोई सिक्योरिटी होती थी उनकी, तो उसको अपने फेवर में इन्फोर्स करने के लिए, उसको सेल करने के लिए या उससे अपनी वसूली करने के लिए बैंक को कोर्ट के पास जाना होता था। लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 आने के बाद में ये सुविधा मिली है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, बैंक को, कि वो इन्फोर्स कर सकें जो भी सिक्योरिटी उनके फेवर में क्रिएट की गई है उसको अपने फेवर में ले सकें विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इसके लिए क्या करना होता है, सेक्शन 13(2) जो है 13(2) का नोटिस दिया जाता है। आपने अक्सर अगर किसी ने लोन पे काम किया है तो 13(2) के नोटिस के बारे में सुना होगा या जारी किए होंगे। 13(2) का नोटिस होता है। Section 13(2) speaks about the notice to be given by secured creditor to the borrower who has defaulted in making the repayment and whose account is classified as NPA। तो 13(2) में नोटिस का जिक्र किया गया है जिस बोरोवर को जारी किया जाता है जिसका अकाउंट NPA हो गया है। Where any borrower who is under liability to a secured creditor under a security agreement makes any default in repayment of secured debt and his account is respect of such debt is classified as non performing asset। तो 13(2) का नोटिस कहाँ दिया जाता है, जहाँ पे कोई बोरोवर है जिसका अकाउंट में डिफ़ॉल्ट हुआ है और वो अकाउंट NPA हो गया है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को नोटिस देना है बोरोवर को, और उसमें वो कहते हैं कि 60 दिन के अंदर आप सभी जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो डिस्चार्ज करो, यानी कि जितना भी NPA अकाउंट में जो भी पैसा हुआ है इंटरेस्ट को जोड़ के वो सारा पैसा जमा करो। 60 दिन का टाइम जो है वो बोरोवर को दिया जाता है। और अगर 60 दिन के अंदर जो है बोरोवर पैसे जमा नहीं करता है तो सब सेक्शन 4 जो है 13 का, 13 के 2 में नोटिस जारी किया जाता है और 13 के 4 में ये दिया गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो एक्सरसाइज करे अपने राइट को, जो कि 13(4) में दिए गए हैं। द नोटिस रिफर्ड to in subsection 2 shall give details of amount payable by the borrower and the secured assets intended to be enforced by the secured creditor in event of non-payment of secured debt by the borrower। तो 13(2) का जो नोटिस दी जाएगा बोरोवर को, उसमें डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट बोरोवर को पे करना है, और अगर बोरोवर उतना अमाउंट पे नहीं करता तो जो सिक्योरिटी जो है, कौन सी सिक्योरिटी बैंक जब्त करेगा या अपने फेवर में करेगा तो उस अपने पोजीशन में लेगा, उसकी डिटेल पूरी 13(2) के नोटिस में दी जानी है। अगर 13(2) का नोटिस बोरोवर को मिलता है, उसके बाद में वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है या अपना रिप्रेजेंटेशन करता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को उस रिप्रेजेंटेशन को या ऑब्जेक्शन को सुनना होगा। और अगर लगता है उसको, कंक्लूज़न ये निकलता है, बैंक ये कंक्लूज़न निकालता है कि वो जो ऑब्जेक्शन है वो नॉन एक्सेप्टेबल है या उसके कोई प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है जिस पे उसे एक्सेप्ट किया जाए, तो विद इन 1 वीक उनको रिप्लाई देना होगा, बैंक को रिप्लाई देना होगा बोरोवर को कि आपका ये ऑब्जेक्शन आपने रेज़ किया था, ये हमने सोच विचार के जिसके ऊपर अपना सोच के और ये डिसीजन लिया है कि ये प्रॉपर नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर, आपने जो वजह बताई हैं वो ठीक नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो अपना जो रिफ्यूज़ल है वो रिप्लाई जो है वो बोरोवर को विद इन 1 वीक बैंक भेज देगा। दूसरी एक कंडीशन है साथियों, नो बोरोवर शेल आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ट्रांसफर बाई वे ऑफ सेल, लीज और अदरवाइज
any of his secured asset referred to in the notice without prior written consent of the secured creditor। तो कोई भी बोरोवर जिसको 13(2) का नोटिस जा चुका है बैंक की तरफ से, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसके लिए 13(2) का नोटिस गया है उसको ना तो सेल करेगा, ना लीज करेगा, या किसी भी तरह से उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा विदाउट रिटन परमिशन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि बैंक की बिना परमिशन के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा किसी भी तरह से। और जब भी बैंक जो है पोजीशन लेने जाएगा किसी प्रॉपर्टी का इस ऐसे, तो उसमें बैंक हेल्प ले सकता है। ऑफिशियल्स बैंक के जो जाएंगे वो हेल्प मांग सकते हैं किससे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। और सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है जब मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लेगा, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी का, किसी कंपनी का अगर टेक ओवर बैंक करता है, उसके बाद में बैंक को पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक जो लोकल इंडियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर जो होगा उसमें पब्लिकेशन देना होगा, नोटिस देना होगा इस रिगार्ड में। और कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है उसमें, या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहे अदर डायरेक्टर हैं, या कोई और पर्सन है जो मैनेजमेंट देख रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का, जो बारोवर की कंपनी है जिसको बैंक ने टेक ओवर किया है, तो ऐसे कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट का पार्ट हैं वो लोग वो क्लेम नहीं कर सकते बैंक के ऊपर कि क्योंकि उनका टर्मिनेशन हो गया, उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जब बैंक टेक ओवर करेगा। तो ऐसे कोई पर्सन जो है वो कोई क्लेम नहीं कर सकते बैंक के ऊपर कि उनका तो ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ और उन्हें उनकी सेवाएं क्यों समाप्त की जाएं। तो इस तरह से कोई भी वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, या कंपनसेशन के लिए या लॉस के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। कोई भी पर्सन जो है एग्रीव्ड है, जो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि बैंक ने अगर कोई ऐसा एक्शन लिया है और जो बोरोवर है अगर उसको लगता है कि बैंक ने उनके साथ गलत किया है, वो न्यायोचित नहीं है, तो वो डीआरटी में जा सकते हैं। 45 दिन का समय होता है जो उसकी डीआरटी की फ़ीस है वो जमा करने के बाद डीआरटी में अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और डीआरटी को ये एप्लीकेशन जो है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है उसको ये एप्लीकेशन 60 दिन के अंदर सुननी होती है और डिस्पोज करना होता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 60 दिन के अंदर वो नहीं डीआरटी नहीं कर पाता है ये, तो उनको उसका रीज़न बताना होता है डिले का। और डिले जो है वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 महीने से ज़्यादा डिले होता है उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फर्दर एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकती है अपना डिस्पोजल, अर्ली डिस्पोजल के लिए। और एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है डीआरएटी होता है डीआरटी का, तो वहाँ पे जाके अपील की जा सकती है। बैंक भी कर सकता है और बोरोवर भी कर सकता है। बोरोवर अगर करता है डीआरटी में अपील, यानी कि डीआरटी के जो डीआरटी का डिसीजन है उसके खिलाफ अगर अपील करता है डीआरएटी में, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी को अगर अपील करता है, उस केस में उसको कम से कम 50% डेप्ट जो है, जो बैंक का जो है, जो भी 13(2) के नोटिस में क्लेम किया गया है उसका 50% उसको डिपॉजिट करना होगा पहले, उसके बाद ही उसकी सुनवाई वहाँ की जाएगी। ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि वो इस अमाउंट को 50 से घटा के 25 भी कर सकता है। राइट्स ऑफ बोरोवर फॉर कंपनसेशन एंड कॉस्ट। अगर डीआरटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल ये होल्ड करता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, यानी कि बैंक ने जो एसेट्स एक्वायर किए थे, जो पोजीशन लिया था सिक्योर्ड एसेट का, वो एक्ट के या रूल जो सरफेसी एक्ट है या जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डेंस में नहीं था, उनके प्रोविज़न के साथ नहीं था, यानी कि न्यायोचित तरीके से वो पोजीशन नहीं लिया गया था, उस केस में बैंक को कोई भी ऐसा पोजीशन जो है, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शुड रिटर्न such secured asset to the concerned borrower with compensation and cost as may be determined by DRT और appellate tribunal। तो अगर DRT है या appellate tribunal है, borrower के फेवर में डिसीजन देता है और वो ये मानते हैं कि जो पोजीशन बैंक के द्वारा लिया गया था सिक्योरिटी का वो ठीक नहीं था, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, उस केस में वो
बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इनकी सिक्योरिटी इनको वापस कीजिए, बोरोवर को वापस कीजिए। साथ में कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि जितना भी वो डिटरमाइन करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।